Hello friends, welcome to NKL classes. My name is नवल किशोर लोधी और आज हम BEGAE 182 जो कि इग्नू का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, जिसका टाइटल है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पर। ये आगे की नेक्स्ट वीडियो है उसी पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर्स क्या क्या होते हैं, राइट। और इसके अलावा ये भी हम जानेंगे कि अगर हमें एक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें किन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस में बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला बैरियर होता है कोड। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं या सिंपल शब्दों में कहूं तो जो हमारे द्वारा लैंग्वेज यूज की जाती है, अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो भले ही आप कुछ भी कम्युनिकेट करें, आपका रिसीवर उसे नहीं समझ पाएगा। जैसे यहाँ पर आप इमेज देख रहे होंगे, मान लीजिए एक इंडियन पर्सन दूसरे किसी रसिया के पर्सन से कम्युनिकेट करता है। रसियन को हिंदी नहीं आती और इंडियन को रसियन नहीं आती या रूसी लैंग्वेज नहीं आती, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं है। तो रसिया का जो पर्सन है वो रसियन में बात करेगा और इंडिया का जो पर्सन है वो हिंदी में बात करेगा। तो यहाँ पर इंडिया के पर्सन के द्वारा जो भी बात कही जाएगी ना तो वो रसिया वाले पर्सन को समझ में आएगी और ना ही रसिया के पर्सन के द्वारा जो बात कही जाएगी वो इंडिया के पर्सन को समझ में आएगी। तो यहाँ पर बेसिकली इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो बैरियर का काम कर रहा है वो है लैंग्वेज, कि बेसिकली एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, कोई कॉमन कोड नहीं है और उसकी वजह से ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसे हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में समझा था कि सेंडर के द्वारा जो भी मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है वो रिसीवर को समझ में आना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। और अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंडर के द्वारा जो भी मैसेज कम्युनिकेट किया जाएगा उसे रिसीवर कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहला हो गया बैरियर कोड। कोड का सिंपल सी वर्डिंग्स में अगर मैं कहूँ तो लैंग्वेज भी कह सकते हैं आप। दूसरा है वोकेबलरी। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे मतलब एक सेंडर और एक रिसीवर के जो प्रोफेशंस हैं या फिर जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो कई बार डिफरेंट होते हैं और अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीजमेंट या फिर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने अपने लाइफ में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वोकेबलरी को डेवलप करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, द मार्केट डिक्लाइंड अंडर परसिस्टेंट बियर हैमरिंग, राइट। अब हैमरिंग का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो किसी भी एक कॉमन मैन के लिए मतलब होगा इसका हथौड़े मारना। अब यहाँ पर मार्केट पे हथौड़े मारने का क्या कंसेप्ट है? अगर हम इसे जर्नल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमन पर्सन जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ना हो, जिसे कॉमर्स की नॉलेज ना हो, जिसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज ना हो, अगर उसे हम ये पर्टिकुलर सेंटेंस कहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास में ये स्पेसिफिक वोकेबलरी को समझने के लिए उसका जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उसकी जो नॉलेज है वो अलाउ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक कॉमन मैन को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। जबकि अगर कोई एक पर्सन जो कि स्टॉक मार्केट से बिलोंग करता है या उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज रखता है तो उस
पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ये सेंटेंस आसानी से समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हैमरिंग, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देख रहे होंगे कि हैमरिंग का मैंने नीचे मीनिंग भी दिया है, जो कि ग्रीन कलर से आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हैमरिंग बेसिकली जो स्टॉक में शेयर्स होते हैं उनकी एक रैपिड एंड कंसंट्रेटेड सेलिंग को रेफर करता है। लेकिन अगर हम जर्नल लाइफ की बात करें, डेली लाइफ की बात करें, एक कॉमन मैन की बात करें, तो उसके लिए हैमरिंग का मतलब होता है हथौड़े मारना। तो देखो मीनिंग अलग अलग क्रिएट हो रही है, तो आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स, जिसे हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वोकेबलरी आना चाहिए, आपको वो पर्टिकुलर वर्डिंग्स का मीनिंग आना चाहिए, तब उस पर्टिकुलर मैसेज को आप सही से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है, मैं आपको बताऊं, कई बार जब हम फिगरेटिवली बात करते हैं, कई बार जब हम लिटरेचर को, अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन करूँ, तो लिटरेचर में ख़ासतौर से पोइट्री में जब किसी मेटाफर को यूज़ करते हैं हम, तो जनरली हम उस मेटाफर का जब तक रियल रेफरेंस नहीं समझ पाते, तब तक उस पर्टिकुलर पोएम की लाइन को हम नहीं इंटरप्रेट कर पाते, नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि एक ही पर्टिकुलर वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, कई अलग अलग कंटेक्स्ट में वो अलग अलग मीनिंग क्रिएट करता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं, वो भी हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक बैरियर के रूप में आगे आए। तीसरा अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट, देखो ये एग्जैक्टली आपके वोकेबलरी जैसे ही है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर टर्म लिखा है ब्लैक होल। अगर मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज नहीं पजेस करता है, तो ब्लैक होल को वो अलग अलग सेपरेटली इसके मीनिंग को समझेगा कि ब्लैक मीन्स काला, होल मीन्स एक पर्टिकुलर छेद। लेकिन अगर आप साइंस या फिर टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं या उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज रखते हैं, तो आपको पता होगा कि ब्लैक होल का एक पर्टिकुलर फेनोमेना है, राइट। ये एक पर्टिकुलर साइंटिफिक कंसेप्ट है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस में, चूँकि मीनिंग पर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, और या तो ये मीनिंग को चेंज कर सकते हैं या फिर ये मीनिंग को सही मैनर में इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। और आगे अगर हम देखें तो फोर्थ बैरियर है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड अजम्पशन। जैसे अभी हमने स्टॉक मार्केट वाली बात की थी, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी की अगर नॉलेज नहीं है आपके पास में, तो हो सकता है उससे रिलेटेड जो फ्रेजेस हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में या उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस ब्रांच ऑफ स्टडीज़ में जो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं या जो कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस यूज की जाती हैं, आप उन्हें ना समझ पाएँ। या फिर जैसे अगर मैं लिटरेचर की अभी बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर कुछ मेटाफर्स हम यूज़ कर लें लिटरेचर में, तो कई बार हम उनका मीनिंग नहीं समझ पाते। तो वो पर्टिकुलर मिथ्स, वो पर्टिकुलर मेटाफर्स, राइट, या फिर जो बैकग्राउंड नॉलेज अगर हमारे पास में नहीं है, तो हम कई बार मैसेज को इनकरेक्टली इंटरप्रेट करते हैं और अल्टीमेटली इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। और मीनिंग चेंज हो जाना भी अपने आप में कम्युनिकेशन की प्रोसेस को इनकम्प्लीटनेस को रेफर करेगा, राइट। क्योंकि मैं आपसे जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो मीनिंग मेरे लिए है, एग्जैक्टली वही मीनिंग अगर मेरे रिसीवर के लिए है, तो ही वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी। अगर मैं आपको कहता हूँ और उसका मतलब जो भी मैं मैसेज आपको दे रहा हूँ, अगर आप उस मैसेज को एक अलग तरीके से समझ लेते हैं या फिर आप उस पर्टिकुलर मैसेज का एक डिफरेंट मीनिंग जनरेट करते हैं, तो वो भी एक बैरियर के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रोनंसिएशन। देखो प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन
एक्सेंट एंड स्ट्रेस, ये सभी के सभी आपके स्पोकन लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, इन्हें स्टडी किया जाता है। और अगर मैं साउंड की बात करूं, अगर हम लैंग्वेज में साउंड की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांच को फोनोलॉजी कहते हैं। मैं हालांकि अभी उस पर नहीं जाता हूं। अभी आप इतना समझिएगा, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन का मैनर डिफरेंट है, मतलब अगर हमारा एक्सेंट डिफरेंट है, तो कई बार हो सकता है कि हमें मैसेज को समझने में प्रॉब्लम्स हो। जैसे हम इंडिया में जो इंग्लिश बोलते हैं वो डिफरेंट है, और वहीं पर सेम वही इंग्लिश एक ब्रिटिशर के द्वारा भी बोली जाती है, एक अमेरिकन पर्सन के द्वारा भी बोली जाती है, बट उनका जो एक्सेंट है वो डिफरेंट है। और ये एक्सेंट डिफरेंट होने की वजह से हम उनके द्वारा कही गई बात को नहीं समझ पाते, जबकि अगर वही बात वो लिख कर के हमें सेंड कर दें तो हम उसका मीनिंग आसानी से समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्सेंट है, या जो इंटोनेशन का फंक्शन है, उसकी वजह से हम कई बार सही से मैसेजेस को नहीं समझ पाते, सही से मैसेजेस को नहीं इंटरप्रीट कर पाते, और अल्टीमेटली ये भी एक पर्टिकुलर बैरियर के रूप में हमारे सामने कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमें फेस करना पड़ता है। आगे अगर मैं बात करूं कल्चर की, तो देखो हर एक पर्टिकुलर कल्चर में कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर मैनर्स होते हैं जो कि लैंग्वेज पर इम्पैक्ट डालते हैं, और लैंग्वेज के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे लोगों का कल्चर भी इम्पैक्टेड होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लैंग्वेज कल्चर पर इम्पैक्ट डालती है और कल्चर लैंग्वेज पर इम्पैक्ट डालता है। और हम जिस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं, राइट, अगर हमारा रिसीवर सेम कल्चर से बिलोंग ना करता हो तो कई बार कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से भी मीनिंग्स अलग अलग हो जाते हैं, या फिर एक मैसेज को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी सामने आती है, राइट। तो कल्चर भी हो सकता है कि अगर डिफरेंट है तो वो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक बैरियर के रूप में आपको फेस करना पड़े। आगे अगर हम देखें, नेक्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप जब अपने मैसेज को अपने रिसीवर तक सेंड कर रहे हैं और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आसपास में शोर हो रहा है, बैकग्राउंड में नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर नॉइज़ की वजह से आपका रिसीवर आपके मैसेज को ही ना रिसीव कर पाए, या फिर सही से रिसीव ना कर पाए। और जब तक वो कम्प्लीटली सही तरीके से उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाता है या नहीं समझ पाता है, तब तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो नॉइज़ जो कि एक फिजिकल एनवायरनमेंट है को रिलेट करता है, एक फिजिकल बैरियर है, ये भी एक कम्युनिकेशन के लिए बैरियर होगा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिएगा कि जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, अब क्लास में आपको बैठने के लिए जो फर्नीचर अवेल करवाया गया है, अगर वो आपको रिलैक्स फील ना करवाए और आपको मान लीजिएगा लोहे की एक चेयर पर बैठने के लिए बोल दिया जाए जबकि आपको कमर में दर्द हो, तो फिर हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पर बहुत अधिक सर्दी या फिर बहुत अधिक गर्मी हो, राइट, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपके रिसीवर का ध्यान भटक जाता है, तो ये भी एक पर्टिकुलर बैरियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर टाइम भी मैटर करता है कि किस पर्टिकुलर टाइम में आप बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस तो ऑब्वियसली मैटर करती है कि अगर मान लीजिए मैं आपको अगर पास में बिठा कर के बात करता हूँ तो आप मेरी बात को आसानी से समझ पाएंगे, और अगर मैं क्लास में सबसे एंड में जो स्टूडेंट बैठा हुआ होता है, अगर मैं धीरे धीरे बात करूँ तो धीरे धीरे जब मैं बात करूँगा मेरी आवाज़ को क्लास में पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा,
और इस वजह से भी एक पर्टिकुलर बैरियर क्रिएट होगा। और वेदर कंडीशंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत अधिक सर्दी है या फिर बहुत अधिक गर्मी है या फिर मान लीजिए बारिश हो रही है और आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, तो हो सकता है कि किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी क्रिएट हो। और इस प्रकार से ये सभी के सभी फैक्टर्स फिजिकल बैरियर्स के रूप में कंसीडर किए जाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं, कुछ और भी बैरियर्स होते हैं जिन्हें हम अफेक्टिव फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। इन्हें हम पर्सनल फैक्टर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरली रिसीवर एंड पर फेस किए जाते हैं। जैसे आपका रिसीवर एंग्जाइटी में हो या फिर डरा हुआ हो या वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ में हो, उसका डिफरेंट अप्रोच या एटीट्यूड अगर है, राइट, तो हो सकता है कि वो आपके द्वारा सेंड किए गए मैसेज को एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर मैनर में ना समझे जिस पर्टिकुलर मैनर में आप एक्सपेक्ट करते हो, या फिर उसका मोटिवेशन का रीज़न डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिएगा, अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर ऐसी क्लास में एंटर करूँ जहाँ पर स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं बल्कि संस्कृत सीखने में इंटरेस्टेड हों, तो चूंकि उनका मोटिवेशन का रीज़न है संस्कृत लैंग्वेज और मैं उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ इंग्लिश, तो ये भी एक पर्टिकुलर बैरियर हो जाएगा। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी एक बैरियर क्रिएट हो सकता है। अच्छा, कई बार ट्रस्ट की वजह से भी बैरियर क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हूँ और यदि मैं आपको इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूं, ख़ास तौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट, तो चूंकि मैं उस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूं, मेरा उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरी ऑडियंस है वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगी, भले ही मैं कितनी भी अधिक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्यों ना शेयर करूं। तो बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस की वजह से भी कई बार लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होता है। अगर आप अपने स्पीकर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो वो भी आपके और आपके स्पीकर के बीच में, आपके सेंडर के बीच में एक कम्युनिकेशन का बैरियर होगा, राइट। या फिर हो सकता है सेंडर और रिसीवर के बीच में किसी प्रकार की एनिमिटी हो, शत्रुता हो, रिवलरीज हो। तो कई बार हम इस प्रकार की इमोशंस जब अपने अंदर पजेस करते हैं तो भी हम उसको बहुत अधिक इम्फेसिस दे करके नहीं समझते हैं, सुनते हैं, और अल्टीमेटली ये भी एक पर्टिकुलर बैरियर के रूप में हमारे सामने आता है। तो जितने भी ये पर्सनल फैक्टर्स हैं, वो भले ही एंग्जाइटी हो, फियर हो, एटीट्यूड हो, मोटिवेशन हो, बिलीव्स हो, राइट, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, लैक ऑफ ट्रस्ट हो, या फिर पर्सनल एनिमिटी हो, ये सभी के सभी भी बैरियर्स माने जाते हैं, राइट। तो ये कुछ कॉमन बैरियर्स थे जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इनके अलावा भी कुछ आपको स्पेसिफिकली बैरियर्स दिए गए हैं, जैसे कि ये सभी बैरियर्स जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनके अलावा ब्लॉक नंबर 1 में ही यूनिट नंबर 3 में आपको और भी बैरियर्स को कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले कैटेगरी दी गई है सीमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स की, और उसके बाद में कैटेगरी दी गई है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। ये दो कैटेगरीज आपके सिलेबस में दी गई हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको इसी पर्टिकुलर सीरीज़ में आगे मिल जाएगा, राइट। और ये जो बैरियर्स हैं इस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर दोनों ही टॉपिक्स आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर मैं कंप्लीट बनाना चाहता हूं, कंप्लीट करना चाहता हूं, उसे सक्सेसफुल करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला मुझे ध्यान देना होगा कि मैं कम्युनिकेट क्यों कर रहा हूं। दूसरा, मुझे ये ध्यान देना होगा मैं किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं।
तीसरा, मुझे अपने मैनर पर फोकस करना होगा कि मैं किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कब कम्युनिकेट कर रहा हूँ और कहाँ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये बेसिकली 6 ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन की सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कॉमर्स का एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और मैं किसी साइंस क्लास में अगर पढ़ाने चला जाऊँ तो क्या वो सही प्लेस है? नहीं। क्या वो सही ऑडियंस है? मतलब जिन्हें मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्या वो सही ऑडियंस होगी मेरे लिए? नहीं। दूसरा, मैं आपको अगर कहूँ कि रात में 2 बजे क्लास होगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो आप सोते हैं, तो क्या वो सही टाइम होगा? नहीं। राइट। मैं आपसे कहता हूँ कि आप भले ही आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हो, आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको दिल्ली आना होगा। क्या वो आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। राइट। इसके अलावा मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ या फिर आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो कि कम्युनिकेशन में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा और आपका पर्पज़ सेम नहीं होगा या हम एक ही पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप रहेंगे। जैसे आप इग्नू में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। और सेम मेरा भी पर्पज़ सेम ही है कि मैं आपको पढ़ाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, मैं इग्नू के सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ, मैं नॉलेज शेयर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के पर्पज़ इससे फुलफ़िल हो रहे हैं। आपको नॉलेज चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नाम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। राइट। तो कहीं ना कहीं ये 6 ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन की सक्सेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हों तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। इस ओवरऑल सब्जेक्ट के नोट्स मात्र 150 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 150 रुपीज़ इसका चार्ज है। राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।